अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ रहेंगे रियासत की सबसे बड़ी प्रोफाइल मेरी मुराद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर। मसरूफियात के बायस के वक्त नहीं दे पाते, तो आज सफ़र में हैं और हमने इस दौरान सोचा इनसे वक्त लेके थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया जनाब प्राइम मिनिस्टर आपका थैंक यू। वक्त देने का। सबसे पहले आता हूँ बुनियादी सवाल पे। गुज़िश्ता रात मैंने ही एक जुल्फ़कार अली भट्टू साहब ने ये स्टोरी इस दफ़ा ब्रेक कर दी, मैं लेट हो गया। सीक्रेट फंड से आपने पैसे एक्स्ट्रा निकलवा लिए, क्यों? सर, ये मेरे ख्याल में स्टोरी नहीं है। सीक्रेट फंड का इस्तेमाल है ही सीक्रेट, और मेरे ख्याल में वो रियासत के मफाद के लिए हम्म। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे खर्च किया जाता है और उसका एक तरीक़ेकार मैकेनिज़्म है, हम्म। और उस मैकेनिज़्म को फॉलो किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जितनी आपने जो चीज़ें बताई थी, हम्म। आप खुद उसका रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, वो फिगर्स गलत थे। वो फिगर्स गलत थे, तो फिर दुरुस्त फिगर जारी हो जाते तो जरा आसानी हो जाती देखिए, लोगों को। उसमें फिगर्स बताना तो मेरे ख्याल में, चूंकि सीक्रेट फंड का नाम ही सीक्रेट है, तो अगर सीक्रेट फंड का इजहार पब्लिकली इंटरव्यूज भी किया जाए तो फिर वो सीक्रेट नहीं रहता। चलिए, ये लंबी बहस हो जाएगी, इसको हम फिलहाल के लिए मौखर रखते हैं। इस पे मजीद फिगर्स भी आ जाएं तो हम इसको टैली करेंगे। एक्शन कमेटी पे आते हैं सर। एक जानिब कुछ दिनों बाद इंतखाबात का बिगल बजने वाला अब टाइम आ गया है, दूसरी जानिब उनकी सीटों पे जो जो उनका बुनियादी मुतालबा फंसा हुआ है वो 12 सीटों का है, के खात्मे का है। ऐसी सूरत हाल में आप इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आ, यकीनन उनका एक मुतालबा है, वो ठीक है या नहीं है, वो एक दूसरी डिबेट है। और पिछले दिनों शायद कहीं मेरे इस बयान को भी इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि जिस तरह शायद मैं इन सीटों के खिलाफ हूँ या हक में हूँ। मैंने ये बयान दिया था, सबसे पहले ये बात की थी मैंने, कि एक मुआहदा है जिसकी एक शिक के ऊपर अभी बातचीत जारी है, उसका हल होना ज़रूरी है। हम्म। और अगर वो बातचीत के ज़रिए बैठ के चीज़ें हल, कोई भी बात कर दी जाए, तो एक जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो जाएगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इस हुकूमत की ये होगी कि अगर ये हुकूमत इन टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे। और जरूर। उस हवाले से हमारे जो एक्शन कमेटी के भाई हैं, उन्हें भी ये चाहिए कि इस पे बैठ कर ठंडे दिल और दिमाग के साथ इस पे बातचीत करें, तो कोई ना कोई उसका रास्ता हल जरूर निकल आएगा। अब उनका ये कहना है कि देखें, ये तो हम भी समझते हैं कि आप लोगों के दरमियान आप उस के भी चेयरमैन रहे, जो उनके साथ डायलॉग करती रही, उन्होंने आपको टाइम दिया 6 महीने का, वो सारा कुछ वो तो अपने टाइम पे ठीक कह रहे हैं। ये चीजें संजीदगी से नहीं ली गई। देखिए, वो कई बार मुज़ाकरात के उस प्रोसेस को वो खुद बार बार छोड़ के चले गए। शायद मुज़ाकरात की कामयाबी वो नहीं चाहते, मैं ये समझता हूँ। वरना तो अगर बैठकर बात की जाए तो एंड ऑफ द डे एक्शन कमेटी की इस बात को हमेशा संजीदा लिया जाता है। इसी वजह से हाई प्रोफाइल कमेटी उसमें शामिल है, वफाकी वज़रा भी उसमें बैठते हैं, हमारी नुमाइंदगी भी मौजूद है, वकला की नुमाइंदगी भी मौजूद है। तो यकीनन अगर कहीं पे कोई एतराज़ छोटा मोटा आता भी है, तो उसको बैठ कर हल किया जाना चाहिए। तो वो हम सब के लिए वाले से बेहतर हो सकता था कि माजी में भी हमने एक चीज़ देखी है कि एंड ऑफ द डे हुआ वही है बात जो बातचीत के जरिए हुई। हम्म। लेकिन उसके रास्ते में और सफर के दौरान जो इंसानी जानों का ज़या हुआ, जो वक्त ज़ाया हुआ, जो लोगों ने मुसीबतें उठाई, तो मेरे ख्याल में अगर उन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले ही बातचीत के जरिए चीज़ों को हल कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता जनाब है। प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने खुद फरमा भी दिया कि इंसानी जानों का ज़िया होता है, और हमने देखा भी कि पिछले 2-3 एपिसोड में रियासत के 14 लोग कीमती लोगों की जाने गई, इंसानी जाने गई है। अब एक सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही पैदा। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं लगता कि इतना टाइम था बीच में, तो इन चीज़ों को फिर संजीदगी से नहीं लिया गया? जी, मेरे ख्याल में एक्शन कमेटी ही की बात को रियासत में सबसे ज़्यादा संजीदा लिया जाता है, और इसी हवाले से इस पर हुकूमत की तरफ से या हुकूमती कमेटी की तरफ से कभी भी ताख़ीर नहीं हुई। एक्शन कमेटी के ही हमारे भाई जो हैं, कई बार वो किसी न किसी बुनियाद पर कमेटियों से में से आने से, मीटिंग से वो इनकार करते रहे, कभी किसी बुनियाद पर, किसी बुनियाद पर। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि उन्हें इस पे बातचीत करनी चाहिए, चूँकि इससे पहले भी आप देख लीजिए कि जो कुछ भी माज़ी में हुआ, चाहे इंसानी जानों का ज़िया हुआ, रास्ते बंद हुए, लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी, आखिरकार बैठकर ही बात हुई। और जब लास्टली हमारे जो आखिरी मुज़ाकरात हुए,
उस मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम चीज़ें रात को तय हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद हम उठ गए, फिर 13-14 लोगों की जान गई और फिर आखिरकार वही कुछ हुआ जो उस रात को तय होना था। ठीक हो तो गया। मेरे ख़्याल में अगर एक चीज़ बातचीत के ज़रिए तय होती है, तो उसको उसी तरीके से तय करना चाहिए और मेरे ख़्याल में अभी संजीदगी का मुज़ाहरा तो हर तरफ से हो रहा है। जनाब प्राइम मिनिस्टर, मुझे यूं लग रहा है बतौर जर्नलिस्ट, मैंने ये सारी चीज़ों को जो देखा है, एक जानिब एक्शन कमेटी के वो इस बात पे बाज़िद हैं कि 12 सीटों के बगैर वो इंतखाबात नहीं होने देंगे। अब अगर इंतखाबी अमल का ऐलान हो जाता है, इलेक्शन शेड्यूल का, दिन रहते हैं बीच में शॉर्ट से, तो क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उस चीज़ को अमल करवाया जा सकेगा? क्योंकि कैबिनेट तो मौजूद है, और अगर ऐसी सारी सूरत-ए-हाल में इलेक्शन नहीं होता, तो उसको फिर कैसे देखेंगे आप? ये सारी सूरत-ए-हाल में ये चीज़ें खराबी की तरफ नहीं जा रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन को इन टाइम होना चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और अगर जिस तरह आप कहते हैं कि अगर बैठ के कोई बातचीत उनके साथ किसी भी हवाले से होती है, तो फिर एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर तो नहीं आएगा, कोई आईनी तरमीम ही जी, आएगी, वही उसी के आईनी ज़रिए तरमीम के लिए साज़रा काबीना तो अभी 31 तक स्टैंड करेगी, वो कर सकती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में मुझे ये बताइएगा कि नून लीग के लिए ये आ रहा है कि वो इन 12 सीटों की के खात्मे की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है, आपकी जमात के लिए, कि वो इसकी हिमायती है, और इस सारी सूरत-ए-हाल को पॉलिटिकली खेला जा रहा है, मामलात को हल करने की जानिब नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं जिस मनसब पर मौजूद हूँ, वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है हुँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि पीपल्स पार्टी इन सीटों की बेनिफिशियरी है और नून लीग को इसका नुकसान होगा। हुँ, लेकिन हमें इस वक़्त पीपल्स पार्टी की उस बेनिफिट को छोड़कर हुँ, और नून लीग के उस नुकसान को छोड़कर हुँ, हक़ाइक़ की बुनियाद पे इनको देखना होगा हुँ। और इसमें जो भी फ़ैसला किया जाए जिससे रियासत की बेहतरी हो सके, फ्री एंड फेयर इंतखाब हो सके, हमें उस रास्ते का फ़ैसला करना चाहिए। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर, फिर यहाँ पे देखिए ना, एक टेक्निकल सवाल ये पैदा होता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, तो नून लीग ने वोट आपको दिया है वजीर आजम का, और उसके बाद जाके अपोजिशन में बैठ गए। इसका मतलब है कि आपके पाकिस्तान में भी चूंकि दोनों पार्टीज अलायंस में बैठी हुई हैं, तो मामला तो ओके हैं, पीछे से ऑर्डर का हुक्म है, तो इस मामले पे दोनों जो मदर पार्टीज हैं, वो इसको हल करने के लिए कोई किरदार नहीं अदा करना चाह रही, चूंकि वफाकी वज़रा भी इसमें शामिल है। देखिए, बिल्कुल मदर पार्टीज़ इस पे किरदार अदा करने की कोशिश भी कर रही हैं और मज़ीद इसकी इनकी कोशिशों में अभी तेज़ी भी आई है। क्योंकि जब तक ये मामला पार्टीज़ के दरमियान बैठकर एक्शन कमेटी के साथ तय नहीं होगा, असेंबली के अंदर अगर कोई आईनी तरमीम आती है या कोई फ़ैसला अगर किया भी जाता है, तो दोनों पार्टियों के कंसेंसस के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। आज अगर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है या नून लीग को नुकसान है, फ़ैसला तो दोनों की मुश्तरका मशावरत के साथ ही हल हो सकता है। तो इस हवाले से मेरे ख़्याल में दोनों जमातों की क़यादत अभी इसको बड़ी संजीदगी से ले रही है और एक्शन कमेटी के साथ भी इस हवाले से बातचीत होगी जी जल्द। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, इस मौजू पे यहाँ पे एक सवाल ज़रूरी समझता हूँ, करके आगे चलते हैं। अगर ये सारे अगर मगर ही है ना अभी, अगर किसी वजह से इलेक्शन मुकर्रा वक्त पे नहीं हो सकते, तो आईनी सूरत हाल क्या बनेगी? सिस्टम कैसे चलेगा? ये क्या, जरा थोड़ी सी गाइड रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, अभी तो इसमें आइन के अंदर एज़ सच असेंबली की मुद्दत तो 4 अगस्त तक है जी, और उसको उससे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता किसी बिल्कुल भी नहीं तरीके बनाया जा कार सकता। से। तो मेरे ख़्याल में अभी तो बज़ाहिर तो अभी कल मैंने कहीं अखबार में खबर पढ़ी कि प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ रहे हैं, बड़ी अब वो फेक फेक खबर न्यूज़ थी और साबित फेक हुई। न्यूज़ साबित हुई। तो ऐसी कोई सूरत हो तो शायद मुद्दत बढ़ सकती है, उसमें उससे हट के तो कोई नहीं, लेकिन असेंबली यानी कि तोड़ के तो एक्सटेंड की जा की जा सकती है। सकती है। तो आप असेंबली तोड़ने की तरफ जाएँगे? देखिए, ना ही कोई ऐसी बात है और ना ही ऐसी बात कोई होगी या मैंने आपसे पहले कहा कि मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन वक़्त पर हों, लेकिन रियासत के अंदर ये chaos की जो सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए, जो कि माज़ी में हमने इसकी बड़ी कीमत अदा की है। एक्शन कमेटी के 3 एपिसोड्स में 14 इंसानी कीमती जानें गई थी। जी। एक्शन कमेटी से भी हमने ये सवाल किया, अल्लाह ना करे इस दफ़ा फिर कोई सूरत-ए-हाल बनती है, लॉ एंड ऑर्डर पैदा होता है। अब की बार अगर कोई जाने गई, तो कौन ज़िम्मेदारी लेगा? हुकूमत भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक्शन कमेटी वाले कहते हैं जी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी, फोर्सेस भी नहीं, वो केसेस अभी तक लटक रहे हैं, नया काम फिर सर पे आ गया, तो ज़िम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, यकीनन ये बड़ी हसास किस्म की सिचुएशन है जिससे हमें माज़ी में भी गुज़रना पड़ा और मैं कतई ये नहीं चाहूँगा और अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी सूरत-ए-हाल कभी भी किसी भी तरह से भी पैदा हो। चूँकि माज़ी में जो कुछ हुआ
उसकी कीमत हमें उठानी पड़ी, रियासत को उठानी पड़ी इंसानी जानों की सूरत में। इस 6 माह की इस मुख्तसर से अरसे में हमने ये कोशिश की कि रियासत के अंदर एक दोस्ताना माहौल पैदा किया जाए, सियासत को बहाल किया जाए, और अगर इतनी बड़ी मेहनत के बाद दोबारा से हम वहीं पे खड़े हो जाएं जहां से हमने ये छोड़ा था, शुरू किया था, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं जिस जिम्मेदार पोजीशन पर हूँ, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इस वक्त को रोकने के लिए मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँ, और वो वक्त कभी ना आए कि मेरी इस हुकूमत के अंदर ऐसा दोबारा वाक़या हो। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें सोहेल वड़ाइच साहब ने भी आपसे, चूँकि आपके बारे में एक जर्नल है कि आप हैंडसम वज़ीर आज़म हैं, तो अगर इजाज़त दें तो एक सोहेल वड़ाइच वाला सवाल भी कर लूँ ज़रा, क्या कहते हैं, इंटरव्यू भी लाइटर हो जाए थोड़ा, लाइट करने के लिए। हैंडसम वज़ीर आज़म और ख़वातीन के साथ आपकी आए दिन खूबसूरत तस्वीर भी आती हैं जो खासी मौजूद बहस रहती हैं। 6 माह से आप वज़ीर आज़म हैं, तो कैसा लगा इस मनसब पे बैठ के? और ख़वातीन की जानिब से यकीनन आपको क्या कहते होते हैं, नॉकिंग तो आई होगी? देखिए, ये एक वैसे ही लोगों के जहनों में कि ख़वातीन के साथ तस्वीर तस्वीर तो मेरी सबके साथ होती हैं। जब आप किसी ऐसे मनसब पर बैठते हैं तो आपको हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, और उसमें कोई जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। दूसरा सच्ची बात यह है कि मैं जब से इस मनसब पर बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए कि आप शायद मेरी बात से पता नहीं इत्तेफाक करें ना करें, कि मैंने अपनी ज़ात को ख़त्म किया है। मैंने अपना जो एक नॉर्मल इंसान का अच्छा या बुरा जैसा भी एक ज़िंदगी का जीने का अंदाज़ होता है, उसकी लाइफ रूटीन होती है, उसको मैंने कंप्रोमाइज़ किया है। मुझे आज सच्ची बात है, मैं बड़ा कपड़ों के मामले में, शायद चूँकि लाइटर मूड पे गुफ्तगू है, मैं बड़ा हसास रहा हूँ, ख्याल करता हूँ। परसों किसी ने वायरल मेरी वीडियो कर दी कि मेरे जूते वो मिट्टी भरी हुई थी। तो हकीकत है कि मैंने इस मनसब को ये समझा कि मेरे लिए रियासत का ये एक चैलेंज है, नहीं काम नहीं, एक चैलेंज है। तो इसमें मेरा तो ज़हन सिर्फ इस वक़्त एक ही तरफ होता है कि मैं इस मनसब पर बैठकर किस तरह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकूँ, और इस सूरत-ए-हाल को, इस रियासत को बेहतर तरफ लेकर जा सकूँ। अगर आपको खुद रेट करना पड़े अपने 6 माह की कारकर्दगी में, कोई 2 ऐसे काम जो आपकी हुकूमत या आपने किए हों जिनको आप ये समझते हो कि यार ये एक एग्जाम्पलरी काम मैंने किए हैं, या ये मैं कोट कर सकता हूँ? देखिए, सबसे बड़ा काम जो मेरे नज़दीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एटम बम भी बनाया, उन्होंने ख़त्म नबूवत पे भी वो बिल लाया, लेकिन उनका जो एक चीज़ अक्सर जो जिनको बुनियाद बनी कि लोगों को शऊर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैंने लोगों की उस खोई हुई उम्मीद को, जो कि इस निज़ाम पर से, सियासत पर से और सियासतदानों पर से ख़त्म हो चुकी थी, उसको बहाल किया है, जो कि नामुमकिनात की हद तक मुश्किल नज़र आ रहा था। इस निज़ाम पर से लोगों का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है, जिसे मैं अपना क्रेडिट समझता हूँ। और उससे हटकर जो दूसरा मैं शायद इस हुकूमत का क्रेडिट समझता हूँ कि मैं इस मॉडल के खिलाफ हूँ जिस मॉडल पे ये हुकूमत चल रही है। ये कैसे? स्टेटस को की हुकूमतें हैं। मैं हूँ या कोई आए, जिसका काम है अपना टाइम पूरा करना, सरकारी नौकरियां देना, चंद तबादले करना, और उसी तरह अपना वक्त गुजार के चले जाना। ये रियासत इस मॉडल पे नहीं चल सकती। हमें अपनी मीशत को, आप ये तस्लीम करते हैं कि इससे कबल यही मॉडल चलता रहा। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैंने इस 6 महीने में, मैं कतन उन लोगों में से नहीं हूं कि मैंने एजुकेशन पैकेज लाया, क्रेडिट ले रहा हूं। ठीक है, मैं एजुकेशन पैकेज हम लेके आए, बड़ा अच्छा पैकेज है, लेकिन असल काम यह है कि इस रियासत के अंदर बेरोजगारी को दूर करना, इसके पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करना, जो कि हम नहीं कर पाए और ना ही 6 महीने में किया जा सकता है। मैंने ये देखा, और मुझे इस मनसब पर बैठकर ये लगा कि अगर आप एक बार ये सोच लें कि इस रियासत की मईशत को खड़ा करना है, तो आपका ये 40 मिलियन का खित्ता, इसका पोटेंशियल इससे कई गुना ज्यादा है। इसका टूरिज्म इतना, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री बड़ी है, और उस इंडस्ट्री और उस टूरिज्म की बात ही कर रहे हैं, तो चूंकि हमें बात करनी है, टूरिज्म से पैसे लैप्स हुए, जी सर, सेक्रेटरी खत्म कर दिया। सर देखिए, इस रियासत का मैंने एक अलमिया देखा। यहाँ आप अभी महकमा शरात को देखिए, वहाँ पे अरबों के फंड आपको नजर आएंगे, हम दे रहे हैं। आप लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे, आपको अरबों में नजर आएंगे। लेकिन आप शरात में देखिए, आप टूरिज्म में जाएंगे, आपको लाखों में पैसे नजर आएंगे। इसी तरह आप स्पोर्ट्स में देखेंगे, स्पोर्ट्स के भी लैब्स हुए, उसके भी लैब्स हुए। बेसिकली हमारे ये जो पोटेंशियल्स हैं, हम इन्हें, ये
कमाऊ पूत हैं जिन्हें हम अपने ऊपर बोझ समझते हैं। वजह यह है कि इनका जो पिक्चर है वो हमें फौरी नजर नहीं आएगी, ये हमें आहिस्ता आहिस्ता ये पोटेंशियल अपने पाँव पे ये खड़ा होगा। तो इसलिए कोई भी ये क्या करे, इसके लिए क्या किया आपने इन दो पे? मैं आपको बताऊं, देखिए हमने चीजों को सेंसिटाइज करने के लिए ये बताया कि इस रियासत का जो टूरिज्म था ये अनऑर्गेनाइज्ड है। किसी ने अपना गेस्ट हाउस बनाया, उसकी प्रमोशन के लिए टूरिस्ट को ले गया, किसी ने अपना कोई और बिजनेस शुरू किया, उसने टूरिज्म को वहां पे ले गया। हुकूमत ने इस वक्त हमारे पास आजाद कश्मीर के जितने एसेट्स हैं वो सब हुकूमत के ऊपर बोझ है। जब तक उन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, जब तक लोकल आप इन्वेस्टर्स को साथ नहीं लाएंगे, जब तक आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में नहीं जाएंगे, हुकूमतें कारोबार नहीं कर सकती, ना हुकूमतों के बस में होता है। ठीक हो गया। एक और सवाल की जानिब चलते हैं। आज का चूंकि इलेक्शन का भी तो बात, तो इलेक्शन की भी हम साथ ही कर रहे हैं। जावेद भट्ट साहब ने असेंबली फ्लोर पे एक जुमला बोला कि जो बंदे शामिल हो जाते हैं दूसरी जमात में उसको तो लोटा कहते हैं, तो जो जमातें शामिल करती हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए ये तो एक इस तरह है कि कोई जमात में शामिल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, लेकिन देखिए ना, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं शमूलियत की भी। एक शख्स जो मिजाजन या आदतन हर वक्त जमात तब्दील करता है इस बुनियाद पर कि आज मैं इस जमात में चला जाऊं, इक़्तिदार हासिल करूंगा, उसके बारे में एक आवाम की अलग राय होती है। तो सर लेते भी तो आप ही है ना। उस वक्त देखे ना, पीपल्स पार्टी ने भी जब आपकी बारी आई आपने भी पूरे करने थे, वो सारे शामिल कर लिए। एक बात, अब वो उधर आगे जा रहे हैं। देखिए आप मुझे बताइए, ये जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, मुझे बताइए ये सब लोग क्या कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं थी? साउथ के अंदर जब पीपल्स पार्टी से ये बैरिस्टर सुल्तान साहब जो कि हमारे सीनियर लीडर थे मरहूम, जब बैरिस्टर साहब पार्टी से छोड़कर गए, तो आप देख लें पीपल्स पार्टी उन हलकों में उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को दोबारा नहीं बना सकी। तो मोस्टली ये वो लोग थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। ये मुस्लिम लीग नून में जाना भी चाहते तो उनके लिए जगह नहीं थी। आप देख लें आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स ट्राइब्स पे, पर्सनैलिटी पे और उसके बाद पार्टी पे बेस्ड करती है। यहाँ पर ऐसा एक फिनोमेना है, या उसको कुछ कह लीजिए कि अगर एक शख्स जो जिस ट्राइब के साथ या जिस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा है, अगर वो दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरे को यहाँ आना पड़ेगा। अभी भी जब हमारी सियासी कैलकुलेशंस होती हैं, हम कहते हैं अच्छा अगर वो चला गया तो वो आ जाएगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं होना चाहिए। इसको हमें फरोग देने के बजाय इस सिस्टम को हमें स्नब करना चाहिए। और वो करेगा पार्टीज ही करेंगी, पार्टीज करती नहीं है सर। वो खुद अपनी बारी से, सर आज मुझे मौका मिलेगा, मुझे 2.5 पूरे करके आप दे रहे हैं तो मैं तो तैयार हो जाऊंगा ना। देखिए बिल्कुल ये नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी मैं ये बात चूंकि मुझे एक नहीं, मैं बाई नेम बात करने लगा। देखिए पार्टीज करती हैं, हमारी पार्टी में अभी चौधरी रशीद हमें छोड़कर चले गए, हमारी पार्टी में उस हल्के में मुबशर मुनीर अवान साहब थे जी। हमारी पार्टी का स्टैंड था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, बेशक वो आते हैं तो नहीं, ठीक है, शायद यही वजह बनी छोड़ने की भी। तो इस हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी में मैं कंपैरेटिवली बात करूंगा बाकी जमातों के, इस चीज का काफी हद तक ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। इलेक्टेबल पॉलिटिक्स का ये फिनोमेना है कि यहाँ पे चीजों को उस तरह से आइडियल बुनियादों पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि चीजें मैनेज नहीं हो पाती, चल नहीं पाती। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो रवायत है ये नहीं होनी चाहिए। जमातों के साथ आप किसी नजरिए की बुनियाद पे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। गवर्नेंस के इश्यूज पे आपने कोशिश की है, आपने टीम चेंज की, ब्यूरोक्रेसी में तबादले किए, सारा कुछ किया। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर कोटली, आप खुद भी वहाँ तशरीफ ले गए, आपने देखा वो कचरे के ढेर पे में तब्दील हो गया। और ये आने वाले दिनों में मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर अजला में भी होने वाला है, चूंकि कचरा ये वेस्टेज है वो कहीं पे भी नहीं जा रही, आटे में से कीड़े निकल रहे। बुनियादी जो छोटे छोटे जो अवामी, हम अच्छा इस सवाल को मजीद यूं मैच्योर कर लेता हूं, अवामी एक्शन कमेटी के जोर पकड़ने में बुनियादी मसला बैड गवर्नेंस का है। अच्छा बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। असल में मैं अब थोड़ी सी, ये जवाब मेरा लंबा होगा, ये लोगों की मैं समझता हूँ नॉलेज के लिए भी जरूरी है। हम आजाद कश्मीर में तनकीद से घबराते हैं, बिल्कुल, और वजह ये कि जब आप करने ना देंगे सर, 505 ला देंगे, जब आप काम करेंगे ना तो उस पर एतराज आएगा, लेकिन हमें अपने उस तनकीदी बिहेवियर को थोड़ा सा तब्दील भी करना होगा। मैंने ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस या पार्टीज यहाँ पर काम करने से घबराते हैं और कतराते हैं। उसकी वजह यह है, वो ये समझते हैं
कि कोई काम किया जाएगा तो शायद उसमें हम पे इल्जाम लगेगा, और अगर हमारा जाती मफाद नहीं तो हम अपने इल्जाम का बोझ क्यों उठाएं। हमारा इस्लामाबाद में एक प्लॉट था, जब मैं क्लास का वजीर था तो मुझे लगा कि ये अरबों का जो प्लॉट है, अगर इसको जेवी में जाकर इस पे बिल्डिंग बनाई जाए तो इसकी बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा। मैं चूंकि नया था उस वक्त, जब मैंने ये कोशिश की तो मुझे हर तरफ से ये आया सुनने को कि अगर आपने ये काम किया तो आप पे पैसों का इल्जाम आएगा, लानत भेजें इसको, जाने दें। और वो हमने औने पौने दामों बेचकर उसको बर्बाद कर दिया। अब रियासत के अंदर जो भी मामलात और मसाइल हैं, हम उसको इसलिए ठीक करने से डरते हैं कि हमें ये लगता है कि अगर हमने उसमें कोई काम करने की कोशिश की तो हम पे तनकीद आएगी, और उस तनकीद को बर्दाश्त करने के बजाय हम उसको स्टेटस को फॉलो करते हुए, क्योंकि जिस मनसब पर वजीर आजम बैठता है उसके अपने मामलात और मसाइल अब आसानी से हल हो सकते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो इस मनसब पे बैठता है, वो ये बोझ उठाने की सकत नहीं रखता, और वो बोझ नहीं उठाता। और उसी सिस्टम को आज आप जिस आटे की बात करते हैं, हम इस वक्त आपको पता है कि 6,000 रुपए का आटा लेते हैं और जो मार्केट में 2,500 का मिलता है। लेकिन आज अगर हम मार्केट से आटा खरीदेंगे तो सबसे पहले तनकीद आएगी कि जनाब इस आटे में कहीं कमीशन तो नहीं है। तो बेहतर है कि रियासत उसकी अरबों की पक्की लेती रहे, लेकिन हम इल्जाम न लगे। लेकिन फिर आप ये भी तो इल्जाम आ गया ना कि आपने फिर पैसे माफ कर दिए उनके करोड़ों। देखिए, वो जो पैसे माफ हमने नहीं किए, वो एक कैबिनेट का फैसला था, उस पर एक कमेटी बनी थी जिसमें जो जो ये एक ऑडिट था जो कश्मीर कौंसिल पे आया, और बाद में जब देखा गया तो वो जो ठेकेदारान थे जिन्होंने उस पर काम किया था उसमें वो जीएसटी लगा ही नहीं था। तो जब आप एक टेंडर देते हैं, उस टेंडर पे मुझे उस जीएसटी नहीं लिखी हुई तो मैं उसका उसी हिसाब से टेंडर भरूंगा। ये तो उस वक्त कमेटी का फैसला था जिसको डिपार्टमेंट ने हमें लिखा और हमने उसी के मुताबिक उसको अप्रूव कर दिया। तो ऐसे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक नॉन इशू को मैं समझता हूँ इशू बनाया गया, ये कोई इशू नहीं था। आपने जो देखे ना, आपने यकीनन ये बिल्कुल ठीक कहा सॉलिड वेस्ट का। इस वक्त आपके सामने एक मनसूबा मुजफ्फराबाद में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें वापडा के पैसे थे और कुछ हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमने दिए और अल्लाह ने किया उसका आगाज हुआ। लेकिन मेरा आपसे इत्तेफाक है कि आज़ाद कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर कोई मिसाल है कि एक खड्डा खोदें, उसमें से मिट्टी निकालें, दूसरे में डालें, दोनों को मिट्टी निकालें, तीसरे में डालें। अब प्रॉब्लम क्या, हम डरते किस चीज से हैं? पंजाब इस वक्त सुथरा पंजाब करने जा रहा है। अब वो दौर नहीं रहा। अब बीओटी बेसिस पे आप दुनिया की हर चीज को आजाद कश्मीर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने कहा कि क्यों ना हम आजाद कश्मीर में भी साफ एंड शफाफ कश्मीर के लिए उन लोगों को लाएं और उनके साथ हम बीओटी बेसिस पे रिफाइनरी प्लांट्स लगाएं, रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो मुझे सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी से ऐसा इल्जाम लग जाएगा, छोड़े आपकी 6 महीने में क्यों। ये वही ब्यूरोक्रेसी सर। यहीं से सवाल को मैं आगे करूंगा, आपको जवाब देने में भी आसानी रहे। मेरा ये सवाल था आपसे, पॉलिटिशियन आते हैं 5 साल के लिए, जैसे अभी आप आए, आप मतलब मिसाल देता हूँ 5-6 माह आपकी हुकूमत, आप चले जाएंगे, कल को और आ जाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी तो 40 साल रहती है। डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल ही अपना काम ही नहीं कर रहे। ये जो सॉल्ट वेस्ट का आप रोना रो रहे, ये पता करें ना आपके कब से फंड यहाँ पे पड़ा हुआ था और वो कहाँ गया और उस पर इंटरेस्ट कहाँ लगता है। ये तो सारी ब्यूरोक्रेसी पैसे उठाती है, अपने अपने अकाउंटों में रखती है और बैंकों में बंदे भर्ती कराती है। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कुछ काम किया जाता कि डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो? देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक तो हमारे, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा, एक मैंने कहा ना, एक मिजाज का फर्क है, एक्सपोजर नहीं है उस तरह से। तनकीदी मिजाज होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी भी मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन वो घबराती है। वो सोचते हैं कि आज फैसला ठोर 6 महीने बाद पता नहीं होगा नहीं होगा, हम ये बोझ क्यों उठाएं। हम जो मैंने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में टैलेंट भी है, लेकिन मैंने अक्सर जो मीटिंग्स में ये चीज़ महसूस की है कि वो पार्टीज हैं, बोलते ही नहीं और बोलना चाहते ही नहीं। हाँ, किसी का कोई इंटरेस्ट हो तो मैं अलग बात करता हूँ, लेकिन काम ही नहीं करते ना सर, काम ही नहीं करते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। देखिए, हमें इस तनकीद को भी बर्दाश्त करना होगा, हमें इस बोझ को भी उठाना होगा, हमें डूअर बनना होगा। हमें रियासत को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें अपनी गवर्नेंस को, जिसका आपने मुझसे अभी सवाल किया है, देखिए हमने गवर्नेंस पे काम करने की कोशिश की। आज आपकी कैबिनेट 20 की है, आपके आज क्या कहते हैं, सेक्रेटरीज हमने महकमों को मर्ज किया है। हमने इस वक्त तक 22 सर्कुलेशन, आप चेक कीजिए, हमने तमाम कुछ 8-10 कैबिनेट कर चुके हैं, 3-4 असेंबली, 6 सेशन बुला चुके हैं। ऑफिस में हमारी हाजिरियां देख लें। गवर्नेंस को आहिस्ता आहिस्ता, और फिर गवर्नेंस और तब बेहतर होती है जब एक चेक एंड बैलेंस हो, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी नहीं है, नहीं रहा है माजी में भी। स्टेटस को इसका भी कोई हल नहीं निकाला सर। तो
सर मैं 6 महीने में क्या क्या हल निकालूं? ये बात भी ठीक है, आगे चलता हूँ। इस वक्त रियासत में सदर नहीं है। जनाब का दावा था कि हमारे पास नंबर पूरे हम करेंगे। अपोजिशन आप पे सरेआम इल्ज़ाम लगाती है कि पीपी के पास नंबर पूरे नहीं है, और उसकी दलील हमें यूं मालूम होती है कि आप सदर नहीं बना पाए। देखिए, अगर हमारे पास नंबर पूरे ना होते तो मेरे ख्याल में दूसरी तरफ से बेहतरीन नेगोशिएशन का उनके पास मौका था कि वो हुकूमत के साथ नेगोशिएशन करके अपने मामलात मसाइल और हमसे एक बार्गेन कर सकती थी। उन्होंने नहीं किया। उनके बकौल ये है कि हमने फिर देखा कि इलेक्शन हो रहा है, महीना रहा था, तो हम खुद पूरी कर लेंगे। देखिए वो तो फिर उनके बकौल है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास नंबर पूरे थे। सदर आप क्यों नहीं बना पाए फिर नंबर पूरे? वो तो फिर इलेक्शन कमीशन का काम था, हमने चिट्ठी लिख दी, हम पे ये कहा गया, लेटर नहीं लिखा, हमारे जो स्पीकर थे उनकी तरफ से चिट्ठी गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमारे पार्लियामान की ये कमजोरी नहीं है, सदर मुंतखब नहीं हो पाया? कह सकते हैं कमजोर, कह सकते हैं। जी जी कह सकते हैं। एक और सवाल है। साबिक वज़ीर आज़म इनवार उल हक साहब ने कहा था कि अगर हम कानून साजी करने लग पड़े तो फिर हम रेड़ियां लगाएंगे। अगर सियासतदानों से डेवलपमेंट के पैसे का इख्तियार और ये जो भर्तियां और टूटी नलका ये वापस लेकर उनको सिर्फ कानून साजी पे लगाया जाए, और बुनियादी जो नुमाइंदगान थे उनको अपना काम करने दिया जाए, तो सिस्टम ज़्यादा बेहतर नहीं चलेगा? ये अभी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये एक आइडियल मॉडल है जो कि इस वक्त दुनिया के ममालिक में यही इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं हो पाया। बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता आयन में ये चीज़ मौजूद है। देखिए बिल्कुल है। देखिए तो फिर हम मैं ये जवाब क्यों देता कहते हूँ हैं ना, सर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है ना सर। फिर हम हर बात को यूं कह के कि ये आइडियल है, फिर हमने उसको आयन में क्यों रखा हुआ? फिर हम उसको तरमीम कर देना, फिर ये बात ही खत्म कर दें कि नहीं भाई, वो एक बंदा साबिक वज़ीर आज़म, उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, खुद कह रहा है कि मैं रेडी लगाऊंगा। देखिए वो उनका मौकफ था ना, वो उनका मौकफ था, मेरा मौकफ नहीं है। देखिए ना, चीजों के एक्सेप्टेंस में एक वक्त आया, एनटीएस आया, लोगों ने उसको कबूल भी किया। आज एक आम जो एमएलए के ऊपर वो प्रेशर अब नहीं रहा। जब असातिज़ा के अब इम्तिहान एनटीएस के जरिए होते हैं, लोग आप पे प्रेशर नहीं डालते। थर्ड पार्टी का जो कानून था, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ अपनी तकरीर में कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, इसको बहाल रखने के लिए हम इसी के जरिए अपनी जो रिक्रूटमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये जो आप सरकारी नौकरियां हैं, ये जो प्रेशर है, ये हमारे लिए भी मुश्किलात हैं। और अगर कोई ये सोचे कि इस बुनियाद पे लोग मुतमईन होते हैं, तो लोग इस बुनियाद पे मुतमईन नहीं होते। डेवलपमेंट के जो मामलात हैं उसका मैकेनिज्म एक होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हमारा निज़ाम अभी इतना मैच्योर है कि वो सिर्फ इस मैकेनिज्म पे खड़ा हो, तो वो फौरी तौर पर शायद एकदम इम्प्लीमेंट उसका होना मुश्किल है। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जाना चाहिए कि हम लेजिस्लेशन करें। क्या महसूस किया 6 माह की वजारत उज़्मा में? आप चूंकि फरमा रहे हैं कि मैं क्या क्या करता, लेकिन चीज़ों को तो साफ ज़रा, जो बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत उसका एंगल ही और हो जाता है, वो चीज़ों को बारीकी से देखता है। क्या महसूस हुआ बतौर कौम, या जो शऊर याफ्ता जितने काम हैं, इसको देख के आपको क्या लगता है, ये कब तक ये गाड़ी स्टेशन पे पहुंचने के काबिल होगी? मैं ये समझता हूँ, और जो इस मनसब पर बैठकर मुझे पहली बार एहसास हुआ, पहली बार, कि इस रियासत को पांव पे खड़ा करना कोई मसला नहीं, मसला ये नहीं है? कोई मसला नहीं। तो फिर हमने क्यों नहीं हो पा रही? सर हम उस तरफ ही नहीं गए। आप जितना मर्जी गलत रास्ते पे चलते रहे, जितनी मर्जी स्पीड लगाएं, लेकिन वो मंजिल नहीं है। देखिए 80 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं कश्मीर के लिए, बेस कैंप को। क्या पता मजीद 80 साल करनी पड़े। तो क्या 80 साल हमने सब्सिडीज पे ही डिपेंड करना है? क्यों हम अपनी मैशियत को खड़ा करने के लिए उन रास्तों को अडॉप्ट करते जो दुनिया जिस तरफ जा रही है? हम उन मॉडल्स की तरफ क्यों नहीं जाते जो मॉडल इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं? ये सर तुसी लेके जाना सी सानू, यही हम कह रहे हैं कि ये आप पॉलिटिशियंस ने हमें लेके जाना था उस जाने। मैं आज चूंकि आप एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात जानती है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है। मैं आपको यकीन दिलाता, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा मौका मिलता है, या मैं इस मनसब पर दोबारा आता हूँ, मैं एक टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री के बराबर ना खड़ा कर सका, तो आप यही इंटरव्यू मेरे सामने रखिएगा, मैं आपके सामने जवाब तो वहाँ रिकॉर्ड रहेगा, लोग देखेंगे आपसे। क्यों? वजह ये कि सर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस बंदे ने बिजनेस करना है वो पैसा कमाएगा। एक बंदा अपना होटल खोलेगा, वो अपने बचाने के लिए टूरिज्म को प्रमोट करेगा। एक इंडस्ट्री के साथ 70 इंडस्ट्रियां जुड़ी होती हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां और तबादलों की हुकूमतें कभी आगे नहीं चल सकती। हमने ही ठीक करना है, लेकिन हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? उस खौफ की वजह से
जिस खौफ ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, मैंने 6 महीने में ये कोशिश की कि उस खौफ को तोड़ने की कोशिश करूं। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रल, मिनरल, ये चीजें रियासत के खजाने हैं। आप यकीन कीजिए, हमें किसी की जरूरत नहीं। हम आटे की सब्सिडी के बजाय अपनी गंदम पे फोकस करें कि हम गंदम कैसे उगा सकते हैं। हम यहाँ की मार्केट को, यहाँ की ड्राई पोर्ट को, यहाँ की इंडस्ट्री को, आपकी इस्लामाबाद में 80 करोड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट है, 1 घंटा मीरपुर में 80 लाख में मिल जाता है आपको, 40 लाख रुपए में। ठीक है। लेकिन वहां पे इंडस्ट्री नाकाम क्यों है? क्योंकि अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बैठा था, जो उसकी अगर ट्रेड चेंज करनी है तो उस ट्रेड चेंज करने में आपको 10 साल लग जाएंगे। आपने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है बिला वजह। मैं मान लेता हूँ, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी ज्यादा हो रहा है और हमें थोड़ा सफर भी मेरा थोड़ा रह गया। या आप चाहें तो मैं आपको इस्लामाबाद तक ले जा नहीं सर, मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। सर 2 सवाल छोटे छोटे और कर लूं। इतने कोऑर्डिनेटर्स आपने भर्ती कर दिए, आए दिन 2-2 पोस्टें। हमारे तो ग्रुप में शुगर लगा होता है कि जनाब कोई हवेली में रह तो नहीं गया। हवेली से बाहर भी छोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, छोड़ा नहीं। ये देखिए, क्यों? मैं इसका, ये भी मेरी अपनी एक सोच है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर का किसी भी सियासी जमात के साथ पूरी जिंदगी रहने का क्या जवाब है? उसकी आइडेंटिटी। अगर एक शख्स को जो एक पार्टी में एक पूरी जिंदगी या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी जिंदगी कुर्बान करता है और उसके बाद उसके नाम के साथ किसी हुकूमत का पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर लग जाता है, जिसकी हुकूमत ना तनख्वाह देती है, अजाजी, सब अजाजी बनाए मैंने, तो मुझे बताएं, कल वो अपनी एक शनाख्त के साथ पूरी जिंदगी रहेगा कि मैं एक हुकूमत का पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यही वो चीज है जो एक इंसान को एक ईंधन है उसको सियासत के अंदर इस निजाम को बचाने के और चलने के लिए। एक इल्जामात की बात, या जो भी आप कह लें, इसको इसको आप मेरा यार कर कह लें या गुगली कह लें, लेकिन ये मैं करूंगा अब आखिर में। आप पे सरेआम ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात में सिगरेट माफिया असर अंदाज होगा। अब इस वक्त भी आपकी गवर्नमेंट पे और वज़रा पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सिगरेट माफिया की पुश्तबानी कर रहे हैं। इनवार साहब पे भी लगा और दोबारा वो चीज़ें चल रही हैं। इस पे अगर कुछ कहना चाहें प्लीज़। देखिए, ये तो मेरे ख्याल में अनवार साहब की हुकूमत पे भी लगा, इस पे भी लगा, लेकिन मैं समझता हूँ मामला तो है। कोई बात नहीं। हमने अपनी तरफ से हर जगह पर जहाँ पर हमें ये इतला मिली, जहाँ पर ये कहीं से कोई सिग्नल मिला, वहाँ पर छापे भी पड़े, वहाँ पर रोकथाम भी की गई। हर तरह से हुकूमत की तरफ से पूरी स्टिक उस पे इकदामात किए गए। बाकी अ, अब कोई भी चीज़ अगर विजिबल हमारे सामने होती तो उसको किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता अ, अगर ये कहा जाए कि कोई हुकूमत बगैर इल्ज़ामात के रह सकती है, तो मेरे ख्याल में खिलाफतें भी बगैर इल्ज़ामात के नहीं चलेंगी। एक्शन कमेटी की जानिब से कैटेगोरिकली कुछ चीज़ों को बयान किया गया कि आपकी जानिब से जो चंद चीज़ें ऐसी थी जो एजे के गवर्नमेंट ने कर देनी थी, जिनमें तलबा यूनियन, छोटी छोटी और जो चीज़ें उन्होंने गिनी है वो आपको भी मालूम है, ये वाकई की जा सकती थी। तलबा यूनियन, आप खुद तलबा यूनियन से आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से नारा रहा है, तो इसको बहाल कर देने में क्या हर्ज था? देखिए, अगर कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी रह गई हैं तो वो भी बहाल हो जाएँगी, हल हो जाएँगी, लेकिन ज़्यादातर जो मामलात थे, मेरे ख़्याल में उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नहीं है। ना, देखें मोबाइल सर्विसेज आप खुद आपने नोटिस लिया, आपके कमिश्नर्स ने लिया, मतलब सारी चीजें उसी तरह पड़ी हुई है ना, मतलब आप अमली मुझे तौर पे। बताइए कि मोबाइल सर्विस को बेहतर करना क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इख्तियार में है? मतलब कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है। जो काम हमने करने के हैं, हमारे करने के हैं, कैबिनेट आपके सामने, आज आपके सामने 19 पे कैबिनेट पर 20 के बजाय 1 मेंबर भी और मज़ीद कम हो गया है। आपके डिपार्टमेंट हमने मर्ज करने थे, हमने वो कर दिए। हेल्थ कार्ड का इजरा करना था, चलें कमी ज़रूर होगी, आइंदा ठीक हो जाएगा, हमने वो कर दिया। बोर्ड्स बनाने थे, हमने वो बना दिए। मोस्टली चीज़ें जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के करने वाली थी वो चीज़ें हुई, कुछ रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी। अल्लाह ही की ज़ात होती है जो मुंह से जुमला निकालती है तो वो मामलात हल हो जाते हैं। अब हमारे भाई कहते हैं कि गा गी गे करते हैं, तो देखिए, चीज़ों का एक तरीक़ेकार होता है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बदतरी चीज़ों को हल करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर बैठ कर मिलकर बातचीत के ज़रिए कोई हल करने की कोशिश जब भी की गई है तो चीज़ें हल हो जाए। रियासत की आवाम को एक वजीर आजम अगर एक मुख्तसर पैगाम आखिर में देना चाहे तो वो क्या देगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एतमाद कीजिए अपने नुमाइंदगान पर। अगर वो इस काबिल नहीं है
तो उनको हटाकर उन लोगों को लाइए जिन पर आपका एतमाद है। लेकिन ये निज़ाम जिसकी वजह से आज मैं या कोई भी इसके अंदर मौजूद है, इस वक्त हमारे पास जो आखिरी उम्मीद और सहारा है वो ये निज़ाम। नाज़रीन, ये हमने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुज़फ़्फ़राबाद से कोहाला तक का सफ़र करते हुए मुख्तलिफ अमूर पे जो सवालात आप लोगों के थे या सोशल मीडिया के भी थे या हमारे पास थे, वो हमने मुख्तसरन उनके साथ रख के उनसे उनका जवाब लिया। फ़िलहाल तक के लिए दीजिए इजाज़त। इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। रखिए अपना बहुत सा ख़्याल। अल्लाह निगहबान।